Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म की गई, ठीक है, फिर उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले कि कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक की तरह कैसे काम करता है, इसके में जो सिटीजन्स होते हैं वो सिटीजन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब बस लोगों से प्रोटेक्टेड नहीं, ये स्टेट से भी प्रोटेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट से भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, ठीक है, 1950s तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने साथ बैठ के, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो मेंबर्स थे वो इंडिया के अलग अलग लोग थे, अलग अलग एरिया से आए हुए थे, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बैठ के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन आज तक फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, उसको अमेंडमेंट्स बोला जाता है। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन आज हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, भले कोई भी आदमी हो, कोई भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इक्वल राइट, सबको क्या दिए जा रहे हैं, इक्वल दिए जा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब एक रूल बुक होता है जो रिटर्न होता है, लिखित होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक बुक है जो लिखा गया है, जो रूल्स है वो लिखे गए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अपने को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। तो पहला क्या है, इट लेज आउट सर्टन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। आइडल्स मतलब क्या, आइडियाज। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज दिए होते हैं कि जो सिटीजन्स है उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है, अपने कंट्री से क्या चाहिए, अपने गवर्नमेंट से क्या चाहिए, उनको कैसा लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, उनका कंट्री उनको कैसे गवर्न करना है, उनको कंट्री कैसे चलाना है, ये सारे आइडियाज जो होते हैं वो किस में दिए जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं, ठीक है। कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। अभी जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, अभी इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदूज है, उसके बाद मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के बाद क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस के बाद पारसीज है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो कम्युनिटी है वो इंडिया में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, रहते हैं। बहुत सारे रिलीजन इंडिया में है, मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारे लैंग्वेजेस इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो जब लोगों के रिलीजन अलग होते हैं, उनकी कस्टम्स अलग होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, तो उसके हिसाब से उनके बिलीव्स भी अलग होते हैं, उनका सोचने का तरीका भी बहुत अलग होता है, उनकी सोच बहुत अलग होती है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के बाद भी अगर इतने सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, इतने सारे लोगों के व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज, अंडरस्टैंडिंग को अगर सुना जा रहा है और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पावर है। The constitution serve as a set of rules and principles that all the persons in the country can agree upon। अभी यही कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब मिल बैठ के उन्होंने बनाया है, ठीक है, सब लोगों ने मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी ताकत दी है, इतना पावर दिया है, तो ये जो है ये क्या है, एक रूल्स प्रिंसिपल्स है जिससे सब लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था हम नहीं थे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने जो पहले के जो लोग थे 1950s के टाइम पे, उन्होंने सबने बैठ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियाज। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बस कौन सा गवर्नमेंट होना चाहिए डिसाइड नहीं करता, पर जो आइडियाज है कि कैसा कंट्री चलाना चाहिए, कंट्री कैसा होना चाहिए, कंट्री के पास कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें किस में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी 1934 में इंडिया में कौन राज कर रहा था, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में, ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी सब ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया को चला रहे थे तो ये टाइम पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्ट करता था, जिसको आईएनसी भी बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड रखी 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके लिए बनाया चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या जरूरत है अपने को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत है अपने को टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन।
जब तुमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब क्या, इसमें अलग अलग लोग होंगे, वो लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेंगे, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि अपना देश है वो फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, देश में कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, वो कैसे फॉलो होना चाहिए। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड करता है। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है, ये बनाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। During the Second World War, the assertion of the Independent Constitution Assembly formed only the Indians gained momentum, and this was coming December 1946. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश जो थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स लगभग वॉर हारने ही वाले थे, तो इंडियंस को उनको सपोर्ट चाहिए था। तो इंडियंस के सपोर्ट के लिए उनको भी कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम आपको फ्रीडम दे देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिमांड था वो 1946 में पूरा हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। The photo shows some members of the Constitutional Assembly between December 1946 and November 1949. अभी ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। फोटो जो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे होंगे। ये इंडिया के अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स है, इंडिया के अलग अलग लीडर्स है जो अलग अलग एरिया से आते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे हैं, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और इंडिया के लिए क्या बनाएंगे, एक रूल बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक रूल बुक, ठीक है। द फोटो alongside show द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे फोटो में कौन दिखाया जा रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उनका फोटो है, ठीक है। टू constraining situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north। अभी नेपाल तो पता होगा आपको, ठीक है, यूपी बिहार के नॉर्थ में आता है नेपाल, जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। अभी नेपाल में भी क्या हो गया, नेपाल में मोनार्की एग्जिस्ट करती थी। मोनार्की मतलब क्या होता है, मोनार्की मतलब राजा एग्जिस्ट करता था। राजा जो होता था वो पूरा कंट्री चलाता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता था। राजा की जो फैमिली होती थी वो डोमिनेटिंग होती थी, हर चीज जो राजा बोलेगा वही कंट्री में होता था। अभी उसके पहले जो राजा एग्जिस्ट कर रहा था, राजा में 1999 में 1990s में राजा ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दिया था कि चलो नेपाल के लोग हैं, मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता हूँ। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर किसको दे रहा था, राजा को ही दे रहा था। 1990s में राजा ने भले कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, पर बहुत चालाकी से उसने क्या कर दिया कि जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर थी उसने खुद ही के पास रखी। मतलब एट द एंड ऑफ द डे भले वो मोनार्क रहे नहीं रहे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास थी, राजा के पास थी, और लोग इससे खुश नहीं थे। The people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting end to the power of the king। अभी लोग जो थे वो 1990 से खुश नहीं थे, क्योंकि सारी पावर जो थी वो राजा के पास थी। तो लोगों ने स्ट्राइक्स करना चालू कर दिया, ठीक है, राजा को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, राजा के अगेंस्ट में खड़ा होना चालू कर दिया। और उसके बाद लास्ट फाइनल 2006 में उन्होंने क्या किया, राजा ने फाइनली एग्री किया कि मैं आपको जैसा चाहिए वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बना के दूंगा। मतलब राजा की पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy। अभी लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है वो बस राजा को ना दे, वो पावर लोगों को दे, सिटीजन्स को दे। They did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideas of the country। अभी वो पुराना जो 1990s में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको नहीं चाहिए था, उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। क्यों नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, क्योंकि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था 1990s वाला, वो पावर्स बस राजा को दे रहा था, जिसमें लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। लोगों का भी तो कल्याण होना चाहिए, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, किसके लिए, नेपाल के लिए, ठीक है, जिसमें जो राइट्स है वो किसको मिले, लोगों को राइट्स मिले। As in the game of football, in which a change in the constitution rules will change the game of altogether। अभी जैसे जो गेम ऑफ फुटबॉल होता है, अगर फुटबॉल के अगर रूल्स चेंज कर दो तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। इन द सेम वे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो, मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप कर रहे हो, तो पूरा जो सोसाइटी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप चेंज हो जाएगा। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी की वजह से जो नेपाल है वो 2015 में अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। उसकी नई शुरुआत 2015 से शुरू हो जाती है। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम भी डिटरमाइन करता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, उसके जो पॉलिटिशियन है वो इलेक्ट कैसे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कैसे करेगा, गवर्नमेंट के अलग अलग मशीनरीज होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो काम कैसे करेंगे, कौन से इंस्टीट्यूशन के पास कितने पावर्स होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पावर्स कितने होंगे, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। फिर जो एमपीज एमएलएज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके क्या पावर्स होंगे, पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कशन चलेगा, ये सारी चीजें क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग।
एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो क्या कर रहा था, पावर तो पूरा राजा को ही दे दिया था, ठीक है, और उसके काउंसिल को दिया था, तो उसके हिसाब से पूरे डिसीजन कौन लेता, राजा लेता। अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया तो पूरे डिसीजन कौन लेगा, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लेंगे, ठीक है। इन द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटीज। मतलब एक बार कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री के सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया में अगर प्रेसिडेंट भी है तो उसको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा, या छोटा से छोटा ऑफिसर या छोटा से छोटा हवलदार भी है तो उसको विद इन कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा, विद इन रूल्स उसको काम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पांसिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। मतलब अभी ये डेमोक्रेसी है उसमें अपने को एक फ्रीडम मिलता है, अपन अपने पसंदीदा एक लीडर को क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लिए डिसीजन लेगा पार्लियामेंट में बैठ के, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप क्या करता है, आपका जो फेवरेट लीडर होता है, जो आपको उसके ऊपर भरोसा होता है कि आपके वो डिमांड्स पूरे करेगा, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके देगा, उसको आप क्या करते हो, इलेक्ट करके देते हो। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority। और बहुत बार क्या हो जाता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, ठीक है, वो लोगों के लिए काम नहीं करते, बस अपना जो बैंक बैलेंस होता है वो भरते रहते हैं, ठीक है, अपने खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, अपना वेल्थ को बढ़ा रहे होते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो काम ठीक से नहीं करते, तो ये पॉलिटिशियंस को भी भले हमने इलेक्ट कर दिया तो ये पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में भी रूल्स होने चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, कोई पैसे लेके भाग गया, तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन उसके अगेंस्ट लेना चाहिए, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेस डाउन रूल्स। और इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या करता है, रूल्स लेट डाउन करता है, जिससे कि अगर कोई भी आदमी भले इलेक्ट हुआ हो या कितने कितने भी बड़े पोस्ट का हो, भले प्राइम मिनिस्टर हो, उसने अगर कोई फ्रॉड किया, उसने अगर कोई गलत चीज कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई काम कर दिया, तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए यहाँ पे, पनिशमेंट उसको भी मिलेगी, भले आदमी कितना भी बड़े पोस्ट का हो, छोटे पोस्ट का हो, उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट्स है, सिटीजन्स के जो राइट है, किसमें डिटरमाइन किए गए, ये फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। आपको जनरल राइट्स भी होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। अभी ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको नाम ही फंडामेंटल दिया है। फंडामेंटल मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी ये ऐसे राइट है जो आपकी लिविंग के लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एज अ सिटीजन सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बेसिक राइट्स किस में डाले गए, फंडामेंटल राइट्स में डाले गए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द पर्सन। अभी पहला फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो सबको राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या, एनी पर्सन ऑफ एनी एज, रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी बोला जा रहा है। No citizens can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप अगर बैकवर्ड कास्ट से भी बिलोंग कर रहे हो या कोई भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको इक्वल ही मानेगा, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी, सबको इक्वालिटी दी जाएगी। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जो राइट टू इक्वालिटी है, ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है मतलब अगर किसी ने आपको डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ एज या रिलीजन, तो आप किसके पास जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो और उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द अदर। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप मतलब क्या, जो लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। डोमिनेंट ग्रुप मतलब क्या, जो मेजोरिटी में है या जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। जो माइनॉरिटी है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये भी कौन एंश्योर करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है, ठीक है। समटाइम्स मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली एनफोर्स डिसीजन टू एक्सक्लूड माइनॉरिटीज। अभी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में मेजॉरिटी कौन है, इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज है, ठीक है, और जो बाकी कम्युनिटीज है वो सारे माइनॉरिटीज है। तो अगर इंडिया की इसमें बात करें तो मेजॉरिटी जो है, हिंदूज ने ऐसे लॉज नहीं बनाने चाहिए जिसकी वजह से जो बाकी कम्युनिटीज है उनको तकलीफ हो, उनको एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़े या उनके ऊपर वो डोमिनेंट हो। ऐसा नहीं है कि बस हिंदू लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके हिसाब से ही रूल्स बनने चाहिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको क्या देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है।
एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। अभी कोई भी सोसाइटी देख लो, ठीक है, बस इंडिया की बात नहीं चल रही है, कोई भी सोसाइटी देख लो, सऊदी अरेबिया है, उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, तो जो राजा होता है वो जो मुस्लिम्स के लिए फेवरेबल होता है वही चीजें करता है, ठीक है। और यूएसए में देख लो, यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट्स का चलता है, तो व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। तो वर्ल्ड में कोई ना कोई जो झगड़ा होता है वो चल रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होता है, भले वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो, ठीक है, कोई ना कोई बेसिस पे चल रहा होता है। तो अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये झगड़े कम करने का काम करता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर द माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि जो माइनॉरिटी है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको भी इक्वल राइट्स मिले जितना कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनको मिल रहा है, ठीक है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अभी ये जो डोमिनेशन है कैसा हो सकता है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो सकता है, मतलब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अभी उसमें भी क्या हो सकता है, विद इन द कम्युनिटी भी डोमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदूज में जो अपर कास्ट होता है, लोअर कास्ट होता है, ये देखने को मिलता है। उसमें भी जो लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटर कम्युनिटी हो गया। फिर उसके बाद डोमिनेटिंग विद द सेम कम्युनिटी, मतलब इंट्रा कम्युनिटी, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, और विद इन द कम्युनिटी, दोनों में क्या देखने को मिल सकता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। और ये प्रोटेक्ट कौन करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कोई भी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अभी थर्ड क्या दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने को ही अपने से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमंस होते हैं कभी कभी गलती कर देते हैं, बहुत सारे लॉज ऐसे पास हो जाते हैं कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने को प्रोटेक्ट करता है। अभी कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपको लग रहा है कि नहीं, कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो ठीक से नहीं चल रही है, गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिशियन जो है वो बहुत करप्शन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई डिक्टेटर आना चाहिए, ऐसा कोई हिटलर जैसा आदमी आना चाहिए जो जिसने सबको सीधा करना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को लगता है, पर जो हिटलर जैसा आदमी है, हिटलर जैसा आदमी बहुत सारा वॉर जैसे कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जो लोग है उनको ही मार सकता है। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि हिटलर जैसे आप अगर डिमांड कर रहे हो कि हिटलर का रूल आना चाहिए, तो उसका कॉस्ट क्या है, वो तकलीफ कितना क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इससे भी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है अपने को, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस में साउंड स्ट्रेंज बट इट इज मेंट दैट बाय दिस वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट अ इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट। मतलब बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ लॉज ऐसे पास कर देती है जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, और वो गवर्नमेंट को कंपलसरी पास करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप में अगर डिसिप्लिन लाना है, सिटीजन्स को अगर डिसिप्लिन करना है, ट्रैफिक रूल्स अगर लोग तोड़ रहे तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तो इससे दुखी कौन हो जाता है, लोग हो जाते हैं। और इसी इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स खराब हो सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजन। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, अपने को प्रोटेक्ट करता है अपने खुद के कुछ डिसीजन से जो हम गलत ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बहुत बार ऐसे लोगों को लगता है डेमोक्रेसी में कि जितने भी पॉलिटिशियन है वो बहुत ज्यादा काम खराब कर रहे हैं, करप्शन बहुत ज्यादा होते जा रहा है, तो उनको सीधा करने के लिए कोई डिक्टेटर आना चाहिए, कोई खतरनाक इंसान आना चाहिए। पर उनको उनका फ्यूचर नहीं पता होता, क्योंकि हिटलर जैसा आदमी अगर डेमोक्रेसी में आ गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, और उनके जो सिविल राइट्स है, उनके खुद के जो सिविल राइट्स है वही क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। मतलब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। Swept by the emotions, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all the interest। और लोगों को ये नहीं पता होता कि डिक्टेटर जो है उसके वजह से अपने जो सारा अपना जो सिविल राइट्स है वो चले जाएगा, अपना जो हैप्पी लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगा। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द गारंटी राइट्स। अभी इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल्स होते हैं वो इजीली कोई चेंज नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है। फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इससे हमको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी ये सारे हमने क्या देख लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख ली कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, ठीक है। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है। इंडिया में अलग अलग रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, माइनॉरिटीज भी है, मेजोरिटी भी है, सब लोगों को इक्वालिटी दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle of independence। अभी 20th century से इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, 1947 को मिला। अभी 1947 के पहले इंडिया में जितने भी लोग थे सब इंडिया के फ्रीडम के लिए क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई उसमें। तो लोगों को ये इंपॉर्टेंस था कि अपने को अपना खुद का एक कंट्री चाहिए और अपने को खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैज डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड लाइक। और यही जो लीडर्स थे वो तब टाइम पे इमेजिन कर रहे थे कि फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए, अपना जो आजाद भारत है
उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रूल्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, उसमें लोगों को फ्रीडम कैसा मिलना चाहिए, लोगों को हर एक टाइप की इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी के बाद हर एक जो लोग हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, मतलब फ्रीली आपको बात करते आना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते आना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे द रूल्स। अभी ब्रिटिश राज के अंडर में वो लोगों को क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश जो भी रूल्स बनाते थे वो इंडियंस को फेस करना पड़ता था, ठीक है, वो इंडियंस को सुनना ही पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश राज कर रहे थे, उनके पास आर्मी थी, अगर नहीं सुनोगे तो जेल में चले जाओगे या मार दिए जाओगे। The long experience of the authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that the free India should be democracy। और इतना जो हमारा जो बड़ा लॉन्ग स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इसकी वजह से इंडियंस के सिटीजन्स को पता चल गया कि अपने को क्या सेट करना है, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें क्या होना चाहिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट तो करना है, पर सब लोगों को गवर्नमेंट में रहने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी आदमी वोट कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would be determine its functioning। अभी लोगों को पता तो चल गया कि अपने को डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी होने के बाद अभी लोगों को क्या चाहिए कि क्या क्या उनके डिमांड्स है, उनको इक्वालिटी चाहिए, उनको प्रिंसिपल्स चाहिए डेमोक्रेसी के, ठीक है, उनको यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज चाहिए, इक्वल वोटिंग पावर चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उनको फ्रीडम चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का फ्रीडम चाहिए, आसानी से बोलने का या क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करने का क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब किसी भी आदमी को या बड़े से बड़े पोस्ट के आदमी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके काम को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी जो सिटीजन उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दिस वॉज डन नॉट बाय 1% बट बाय द ग्रुप ऑफ अराउंड 300%। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये 300 प्लस लोगों ने बनाया। कहां पे बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे ये इंडियन सिटीजन ही थे, अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से, ठीक है, who became the member of the Constitution Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write the Indian Constitution। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के पूरा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनने में कितना टाइम लगा, पूरा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 2 साल 11 महीने और 15 दिन एंड 15 डेज ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे। ये बात समझ में आ गई सबको। The members of the Constitution Assembly had a huge task before them। अभी जो Constitution Assembly के जो members थे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में इतने सारे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, और इनके ये सब सारे लोगों के लिए अभी रूल्स कैसे फ्रेम करें, क्योंकि जो जब अलग अलग कास्ट के जो लोग होते हैं या अलग अलग रिलीजन से बैकग्राउंड से लोग जब आते हैं उनकी ओपिनियन अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स अलग अलग होती है, उनके डिजायर्स अलग अलग होते हैं, जिससे कि वो लोग जो है कुछ अलग डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में प्रॉब्लम अलग होगी तो महाराष्ट्र के लोग कुछ अलग डिमांड करेंगे, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम अलग होगी तो जम्मू कश्मीर के लोग अलग से कुछ डिमांड करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में रूल्स सबके लिए कॉमन बनाना एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है, ठीक है। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। अभी इंडिया में जो सेवरल कम्युनिटीज रहती है, इंडिया में कितने रिलीजन है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है। पहले तो हिंदू है, ठीक है, हिंदूज के बाद मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के बाद क्रिश्चियंस है, ठीक है, क्रिश्चियंस के बाद पारसीज है, पारसीज है, पारसीज के बाद बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट के बाद और कौन से रिलीजन रह गए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, फिर उसके बाद कुछ जूस की भी पॉपुलेशन इंडिया में है जो बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट है जेन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इतने सारे रिलीजन के अगर लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो ये लोग अलग अलग डिमांड्स रखेंगे अपनी, उनकी अलग अलग सोच होगी, उनका अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग बैकग्राउंड होगा, तो उसके हिसाब से उनके जो डिजायर्स होंगे, उनका जो ओपिनियन होगा वो भी अलग होगा। तो ये जो चैलेंजिंग जॉब था, ये चैलेंजिंग जॉब किसने पूरा किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पूरा किया। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इंडिया वाज गोइंग थ्रू द कंसिडरेबल टर्मोइल। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में चल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो रहा था, ठीक है, लोग मर रहे थे, ठीक है, कम्युनल क्लैशेस बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एमिनेंट, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड। अभी और एक प्रॉब्लम क्या था इंडिया में, वो टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट किया करते थे। 1947 में कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स खुद कंट्रोल करते थे और कुछ एरियाज ऐसे थे जो इंडिया के राजा कंट्रोल करते थे पर ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के कंट्रोल करते थे। इनको क्या बोला जा रहा है, प्रिंसली स्टेट्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ये प्रिंसली स्टेट्स। अभी जो प्रिंसली स्टेट होते थे वो क्या करते थे, ऐसे राजा महाराजा थे इंडिया में, जैसे कि मैसूर का राजा हो गया, ठीक है, पंजाब का राजा हो गया, फिर उसके बाद जो ये है हैदराबाद का निजाम हो गया।
तो ये सारे जो राजा होते थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रह के काम करते थे, ब्रिटिशर्स को टैक्सेस पे करते थे और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके सामने ब्रिटिशर्स ने ऐसा डिसीजन रखा था कि आप तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनको इंडिया को भी ज्वाइन नहीं करना था और पाकिस्तान को भी नहीं ज्वाइन करना था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इंडिया के लोगों को फेस करने पड़े। ठीक है, अबाउट देयर फ्यूचर द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ द पीपल अपीयर्ड फॉर डिसमिसल। और ऐसे कंडीशन में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज तो बने। दे गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। विजन मतलब क्या कि आगे की फ्यूचर की सोच। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक आइडिया या फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, फ्यूचर का सोच के जब हम एक आइडिया बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, विजनरी मतलब फ्यूचर के जो आइडियाज होते हैं, फ्यूचर में कैसा रहना चाहिए, फ्यूचर में कैसा काम होना चाहिए, तो एक फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया। इसी को क्या बोला जा रहा है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या करेगा, डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करेगा और नेशनल यूनिटी भी मेंटेन करेगा। मतलब सब लोग जो है वो क्या रहेंगे, मिल के रहेंगे, भले किसी भी रिलीजन के हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहेंगे। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गरीबी के बारे में बात करता है, पॉवर्टी के बारे में बात करता है कि 1947 में जो ब्रिटिशर्स थे 1947 के पहले वो क्या करते थे, बस इंडिया से वेल्थ उठाते थे। ठीक है, यूरोप लेके जाते थे, इंग्लैंड लेके जाते थे। तो इंडिया उससे क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा इंडिया के जो लोग थे वो गरीब होने लग गए। ठीक है, तो अभी ये जो गरीबी थी, ये गरीबी सॉल्व करने का या गरीबी से लोगों को बाहर निकालने का ये चैलेंज किसके सामने था, इंडियन लीडर्स के सामने था। ठीक है, अभी लिस्टेड बिलो आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है लोगों के लिए। पहला तो फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो एक से ज्यादा लेवल में या एक से ज्यादा गवर्नमेंट में डिफरेंशिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, टोटल इंडिया की बात करेंगे तो उसमें पीएम होता है। ठीक है, हम अगर स्टेट की बात करेंगे, महाराष्ट्र गुजरात जैसे स्टेट, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर विलेज की बात करेंगे तो विलेज लेवल पे एक हेड होता है, उसको सरपंच बोला जाता है। ठीक है, अभी ये जो पावर है, तीनों के अलग अलग पावर है। प्राइम मिनिस्टर है वो सीएम के, चीफ मिनिस्टर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर है वो सरपंच के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसी को क्या बोला जाता है, फेडरलिज्म बोला जाता है। फेडरलिज्म मतलब क्या, जब पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड है, इसी को फेडरलिज्म बोला जाता है। इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट है। इंडिया लेवल पे एक गवर्नमेंट है जिसपे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र गुजरात जैसे जो स्टेट्स है वहां पे चीफ मिनिस्टर है, उसकी अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो सरपंच होता है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। एक स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक पंचायती राज होता है। पंचायती राज कहाँ पे होता है, विलेज लेवल पे होता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल। मतलब एक ऐसा सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था जिसमें कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बस कैपिटल से ना चले। कैपिटल, इंडिया का कैपिटल क्या है आज, दिल्ली है। तो सारे जो डिसीजन है वो दिल्ली से नहीं चलने चाहिए। ठीक है, सारे जो डिसीजन है वो दिल्ली से नहीं चलने चाहिए। जो लोकल डिसीजन है वो लोकल लेवल पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ महाराष्ट्र में सॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र की प्रॉब्लम दिल्ली में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हर एक लोगों को, इंडिया में जो छोटे से छोटे लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन या डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है। इंस्टेड इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो द डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया। तो मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो लोकल लोगों के हाथ में दे दिया, जिससे कि क्या होगा कि लोकल लोग है अपने जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विथ while each state enjoys autonomy। autonomy मतलब क्या, फ्रीडम होता है। ऑटोनॉमी मतलब अपने हिसाब से काम करना, फ्रीडम टू वर्क ऑन इट्स ओन, इसको ऑटोनॉमी बोला जाता है। मतलब अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास खुद की ऑटोनॉमी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने खुद के रूल्स बना सकता है, अपने टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरे स्टेट की भी बात करो, कर्नाटका स्टेट की बात कर ले तो कर्नाटका भी अपना खुद का गवर्नमेंट है स्टेट लेवल का, वो अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए लॉज बना सकता है, टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के पास अपने क्या है, खुद का एक फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है। In exercising power on certain issues, subjects of the national concern require that all of these states follow the laws of the central government। अभी ये जो पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर हो गई, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हो गई। अभी ये जो नेशनल लेवल है, दो लेवल गवर्नमेंट है, जैसे कि एक स्टेट लेवल है। यहाँ पे स्टेट लेवल मतलब कौन सी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात ऐसे स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और दूसरा है इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। इंडिया लेवल पे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों की जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है लिस्ट में। ठीक है, अलग अलग एक स्टेट लिस्ट होती है,
एक नेशनल लिस्ट होती है, ठीक है। अब नेशनल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर रूल्स कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, मतलब इंडिया लेवल का जो गवर्नमेंट होगा वो बनाएगा। और जो स्टेट लिस्ट होती है, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर रूल्स बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो रूल्स है, ऐसे जो डिसीजन मेकिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे वजह से झगड़ा नहीं होता। और दूसरी भी लिस्ट और एक तीसरी भी लिस्ट होती है जो कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब इसमें स्टेट और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी। अभी इंडिया में जो 3 लेवल ऑफ अलग अलग गवर्नमेंट है, एक इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है और एक विलेज लेवल पे जो सरपंच होता है, इसी को क्या बोला जाता है? 3 टायर स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जो पावर है 3 इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। Under the federalism, the states are merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution. मतलब यहाँ पे जो फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब कि स्टेट जो है वो बस एजेंट नहीं है, ठीक है। स्टेट्स जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के एजेंट्स नहीं है, पर जो पावर है वो कहाँ से मिल रही है उनको? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। मतलब कभी भी जो नेशनल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की पावर कभी भी छीन नहीं सकता। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी जितने भी पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है ये गवर्नमेंट में, भले स्टेट गवर्नमेंट हो गया, नेशनल गवर्नमेंट हो गया, इसमें क्या करते हैं लोग? अपने हिसाब से लॉज बनाते हैं, ठीक है। लोगों को जो लॉज चाहिए वो बनाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करो तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए लॉज बनाया जाएगा, और नेशनल लेवल की बात करो तो इंडिया के सारे जितने भी स्टेट्स है सबके लिए लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। इंडिया में 2 हाउसेज है, ठीक है। एक तो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ये 2 हाउसेज है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग चलता है। राज्यसभा, यहाँ पे जो इंडिया में लॉज बनाना है उसको डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि इंडिया में लॉज बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, ठीक है। तो लोगों के और अच्छा क्या होगा, ये सारा डिस्कशन कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट में होता है। ये दोनों हाउसेस को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। द डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टेड बाय द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अभी इंडिया में एक ये राइट लोगों को मिलता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब क्या? एवरीबॉडी विल हैव वोटिंग राइट इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इंडिया में हर किसी को जो 18 प्लस है, ठीक है, 18 से ज्यादा उसकी जो उम्र है, ठीक है, ये लोगों को क्या मिलता है? वोटिंग राइट मिलता है, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो सबको यहाँ पे क्या मिल रहा है? उसको क्या बोला जा रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अभी जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको क्या लगा कि अभी ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों को ये राइट मिलना ही चाहिए वोटिंग का, कि सब लोगों को अधिकार होना चाहिए कि उनको कौन सा लीडर उन्होंने इलेक्ट करना है, कौन से लीडर से खुद उन्हें गवर्नमेंट बनाना है। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैज अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है? इंडिया के जो लोग हैं वो वोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, तभी रिप्रेजेंटेटिव को पावर मिलती है, तभी वो गवर्नमेंट चलाता है। Also, every citizen of the country, irrespective of his or local social background, can also contest in election. अभी कोई भी आदमी, भले किसी भी बैकग्राउंड से, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकता है और वोट भी कर सकता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। अभी जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है, काम क्या किया, कैसे किया, कितने गवर्नमेंट के कौन से काम में कितना पैसा लगा, ये सारी चीजें वो किसके लिए, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोगों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कोई भी गलत काम कर ले तो लोग उनको अगली बार वोट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है ये 3 इसमें सेपरेटेड है। एक तो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अभी लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है। क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी। मतलब ये लॉ बनाने का काम करते हैं, जैसे कि लोकसभा हो गया, लोकसभा इंडिया के लिए लॉज बनाते हैं, और राज्यसभा हो गया, ठीक है, राज्यसभा। ये जो है ये क्या है? लेजिस्लेचर है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो ये डिबेट डिस्कस करते हैं और तभी इसके बाद इंडिया में लॉ बनता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। अभी ये जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे आप मोदी बोल सकते हो, पीएम बोल सकते हो, मोदी और उसका कैबिनेट, मोदी जी एंड हिज कैबिनेट, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट चलाने का काम कर रहे हैं, इंडिया को चलाने का काम कर रहे हैं, इंडिया में जो डिसीजन मेकिंग जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। इंडिया के कोई भी डिसीजंस लेना है, इंडिया में काम करना है, डिफेंस मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, ठीक है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, होम अफेयर्स को कैसे चलाना है, सारे जो गवर्नमेंट के अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है उसमें काम कैसे करना है, उसका पूरा डिसीजन मेकिंग किसके पास होता है? मतलब गवर्नमेंट चलाने का काम किसके पास होता है? एग्जीक्यूटिव के पास होता है, ठीक है। और लास्ट है जुडिशरी। जुडिशरी में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया,
और हाई कोर्ट। ये सारे किस में आ जाते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं। ये सारे किस में आते हैं? जुडिशियल। अभी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, तो ये झगड़ा सॉल्व कहाँ पे होगा? जुडिशरी में होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। आपका अगर गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो गया, आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो गया, तो ये झगड़ा भी कहाँ पे सॉल्व होगा? जुडिशरी में सॉल्व हो गया। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया गुजरात गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो दोनों का झगड़ा हो गया तो कहाँ सॉल्व होगा? जुडिशरी में। तो ये जो पावर्स है इंडिया की, ये क्या है? तीनों इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी ये तीनों जो है वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करता, एग्जीक्यूटिव है जो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। बस जुडिशरी के पास एक छोटा सा पावर होता है, जुडिशरी जो है वो दोनों को क्या कर सकता है? ये दोनों के काम में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है, कुछ पावर्स उसको जुडिशरी को दिए गए, ठीक है। तो इसमें क्या है? नॉन इंटरफेरेंस है, मतलब कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी हिसाब से आप काम करते हैं। और दूसरा, एक दूसरे जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है। चेक एंड बैलेंस जो होता है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा पावरफुल ना बने, ठीक है। तो जुडिशरी भी ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव देखता है। लेजिस्लेचर और ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव देखता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का मेथड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। अभी जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इसको कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। कॉन्शियस मतलब क्या? जो सही और गलत में फर्क कर पाए, है ना, डेट इज कॉन्शियस। आपका जो कॉन्शियस होता है, मतलब आप सही क्या है गलत क्या है ये जान पाते हैं, उसको कॉन्शियस बोला जाता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? कॉन्शियस है। अभी ये फंडामेंटल राइट अभी कॉलोनियल रूल से हमको पता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स इंडियंस को कोई राइट्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन इंडियन के साथ किया गया, इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। ब्रिटिशर्स इंडिया से जितना भी पैसा मिल रहा था सब यूरोप भेज रहे थे, ठीक है। तो ये जो कॉलोनियल रूल में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस किया, उसके वजह से इंडियंस ने खुद को क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट्स मतलब यहाँ पे आपको इक्वालिटी भी मिलेगी जो ब्रिटिश राज में नहीं मिल रही थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी जो ब्रिटिश राज में नहीं मिल रही थी, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक जो चीज है वो यहाँ पे चेक की जा रही है, जैसे कि मिस यूज ऑफ स्टेट पावर। मतलब अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसने उसके सिटीजन्स को ही तकलीफ देना चालू कर दिया, तो ये भी कहाँ पे चेक होता है? ये फंडामेंटल राइट्स में चेक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, मतलब आप इक्वालिटी है मतलब आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर अगर आज का प्रेजेंट गवर्नमेंट आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है कि आप बस अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप ये कास्ट से बिलोंग करते हो, इसलिए आपको ये स्पेसिफिक चीज नहीं मिलेगी, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में, जुडिशरी के पास जा सकते हो और उसको पनिश कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट द सिटीजंस राइट अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किसके अगेंस्ट में काम करते हैं? एक तो आर्बिट्री मतलब अपनी मनमानी करने वाला गवर्नमेंट, एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होता है मतलब ऐसी गवर्नमेंट आती है जो अपनी खुद की मनमानी करती है, सिटीजंस को अपने राइट नहीं देती है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करती है। किसको? सिटीजंस को प्रोटेक्ट करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिटीजंस को प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट? द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसको? सिटीजन से, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज आल्सो वांटेड द राइट। अभी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब क्या? ऐसी कम्युनिटी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब क्या? जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसे लोग भी देखेंगे कि हमको भी राइट्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो हम पे जबरदस्ती करे, हमको जबरदस्ती रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लगा है उनके हिसाब से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है? जो माइनॉरिटीज है उनको क्या प्रोवाइड करता है? उनको राइट्स प्रोवाइड करता है। As Dr. Ambedkar has said that these fundamental rights are twofold. अभी जो fundamental rights है उसके दो objectives है। क्या objective है? पहला objective first that every citizen must be in a position to claim those rights. मतलब इंडिया में हर एक citizens को ये right मिलने चाहिए, भले वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी कास्ट का हो या कहीं से भी बिलोंग कर रहा हो, बस इंडिया का सिटीजन हो, सबको क्या होना चाहिए? ये राइट मिलना चाहिए। और दूसरा उन्होंने क्या बोला? दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन द ऑथोरिटी। मतलब बाइंडिंग मतलब क्या? कोई भी ऑथोरिटी हो इंडिया में, ठीक है, भले प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, प्रेसिडेंट हो या कोई भी ऑथोरिटी इंडिया में हो, सब ऑथोरिटी को ये रूल्स को क्या करना पड़ेगा? रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी ये रूल्स को तोड़ नहीं सकता, ठीक है। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये फंडामेंटल राइट्स छोड़ के और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। पर अभी जो डायरेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एंड स्टेट पॉलिसी जो होती है ये
इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब इसको आप ये राइट्स आपको अगर चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट्स के लिए आप केस कर सकते हो, ठीक है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज मतलब इसमें ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, गांधीज्म ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बहुत सारे उसमें जो रूल्स होते हैं वो इसमें दिए गए, ठीक है, पर इसको एनफोर्सेबल नहीं माना जाता। This section was designed by the members of the Constitutional Assembly to ensure greater social and economic reforms, ठीक है, to serve as a guide to the independent Indian states, मतलब एक इंडियन स्टेट्स को एक ऐसा गाइड होना चाहिए कि उन्होंने क्या रूल्स फ्रेम करने चाहिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें किसमें दी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दी है, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके सिटीजन्स को देता है। पहला तो राइट टू इक्वालिटी है। इक्वालिटी में इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब भले ही आदमी प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, भले ही आदमी प्रेसिडेंट हो, सबको क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। भले आप एक फार्मर हो, भले ही अंबानी हो, जो रिचेस्ट पर्सन है, दोनों को भी क्या किया जाएगा, लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पैसे वाले हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या आप एक बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको अलग ट्रीट किया जाएगा, नहीं। भले प्राइम मिनिस्टर हो, भले अंबानी हो, या छोटा सा फार्मर हो, सबको क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अभी इक्वली ट्रीट करने के बाद सबको इक्वली प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बस पैसे वाले लोग हैं उनकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, फार्मर की लाइफ लेस इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है कि कोई भी हो सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय लॉ। एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस मतलब क्या, कि भले ही कोई भी आदमी, इंडिया में पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, अनटचेबिलिटी में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेस करना अलाउड नहीं था। टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था, पब्लिक वेल्स में जाना अलाउड नहीं था, कुएं में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है, जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो यूज करना अलाउड नहीं था। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इक्वालिटी के हिसाब से क्या कर रहा है, एक इक्वालिटी राइट दे रहा है, मतलब ये अनटचेबिलिटी डिस्कार्ड हो रही है, तो सबको क्या दिया जा रहा है, इक्वल एक्सेस टू कौन से जगह पे, प्लेग्राउंड्स पे, हॉस्टल्स पे, शॉप्स पे, हर जगह पे इक्वल एक्सेस दिया जा रहा है। और जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट होता है कंट्री का, ये गवर्नमेंट भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अभी नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी। अभी नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम जो है वो आपको पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप फ्रीली बोल सकते हो, आपका ओपिनियन सामने रख सकते हो, आपके आइडियाज सामने रख सकते हो, आपकी सोच लोगों को बता सकते हो, दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, मतलब आप आपकी संगठना बना सकते हो, आप आपके ग्रुप्स बना सकते हो। आप अगर वर्कर हो तो वर्कर की संगठना बना सकते हो, आप रेलवे वर्कर हो तो रेलवे संगठना बना सकते हो, ठीक है, आप मिल वर्कर हो तो मिल वर्कर संगठना बना सकते हो। तो आपका संगठना मतलब क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली। अभी नेक्स्ट क्या है, राइट टू मूव फ्रीली। कोई भी जो आदमी है वो उसको फ्रीडम है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। आप महाराष्ट्र से गुजरात जा सकते हो, गुजरात से तेलंगाना जा सकते हो, तेलंगाना से जम्मू कश्मीर जा सकते हो, कोई आपको गवर्नमेंट भी आपको नहीं रोकेगा, वहाँ के लोग भी आपको नहीं रोक सकते। आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, वहाँ जाके घर ले सकते हो, और कहीं भी जाके आप प्रोफेशन, एक नया प्रोफेशन की शुरुआत कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर की बात की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब और फोर्स लेबर क्या होता है कि कोई भी आपको इंडिया में कोई भी आदमी आपको जबरदस्ती आपके मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आपको फोर्सफुली कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और जो बच्चे हैं जो 14 एज से नीचे है उनको काम करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब इंडिया में जितने भी रिलीजन है उनको फ्रीडम है अपने हिसाब से अपने कल्चर को चलाना, अपने हिसाब से अपने रिलीजन को मेंटेन करना, ठीक है, अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, ठीक है। इसी को क्या बोला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी इसमें क्या कर सकते हो, राइट टू प्रैक्टिस, मतलब आपका जो रिलीजन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आपका जो रिलीजन है वो लोगों को बता भी सकते हो कि देखो हमारा रिलीजन ऐसा है, उसके फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, और आप आपके रिलीजन के आइडियाज लोगों को बता सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। अभी कल्चरल एजुकेशन राइट मतलब क्या, कि कोई भी जो माइनॉरिटी है या रिलीजन है वो अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने खुद के कल्चर को बताने के। मतलब अगर हिंदूज है तो हिंदूज अपना कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं, मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स अपना कॉलेज अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जिसमें वो अपने ही लोगों को एजुकेशन दे। अभी लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर इसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट जितने अपन ने पढ़े
कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हैम्पर होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका छीना जाता है, तो आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, अगर किसी ने वो राइट को वायलेट कर दिया तो। भले वो आदमी इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, दोनों, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट दोनों ने अगर आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैम्पर कर दिए, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लास्ट है सेकुलरिज्म। अभी सेकुलरिज्म मतलब क्या? जो स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट मतलब क्या? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, वो सारे रिलीजन को क्या करता है? इक्वली ट्रीट करता है। इसी को क्या बोला जाता है? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब क्या? नो अटैचमेंट टू एनी वन रिलीजन, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना, किसी भी एक रिलीजन को ज्यादा सुपीरियर नहीं मानना, किसी भी दूसरे रिलीजन को इंफीरियर नहीं मानना, दैट इज सेकुलरिज्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड like all the citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी रूल स्पेसिफाइड है। मतलब प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर ने काम करने के रूल्स क्या होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कितने डिसीजन ले सकता है, प्राइम मिनिस्टर के लिमिटेशंस क्या है, इतने लेवल तक वो डिसीजन ले सकता है। तो इसके बाद प्रेसिडेंट है, अलग अलग जो लोग हैं उनके सारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनका काम पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, उनके रूल्स डिटरमाइन किए गए, उनके पावर्स बताए, किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। अमेंडेड मतलब क्या? चेंज लाना, टू चेंज। अभी जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बार अमेंड हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस उसमें लाए गए। इसे क्यों लाए गए? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का 1950 में बना। अभी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो टाइम के प्रॉब्लम्स अलग थे, वो टाइम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना। अभी जैसे टाइम चेंज होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे धीरे अपने को उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या जाता है? अमेंडमेंट लाया जाता है। अमेंडमेंट मतलब उसके कुछ प्रोविजन जो होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट बोला जाता है। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिविंग है, मतलब जो आज के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, आज के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है? एक फंडामेंटल मीन्स जो होता है वो चेंज होने लग जाता है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया, अगर फंडामेंटल राइट्स ले लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल। अभी नेपाल के केस में हमने देखा था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक था क्या? नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर राजा को दे रहा था, उसके मोनार्की को। नेपाल में पावर किसके पास थी 1990s में? राजा के पास थी। तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कब आता है? जब पावर जो है उसके लोगों के पास होती है। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। अभी जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज भी है, बहुत सारे जो आर्ग्यूएबल जो चीजें होती है, जैसे कि कुछ ऐसे लॉज हो गए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो गए जो लोगों को पसंद नहीं है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए? ऐड किए गए, जिसको लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जो लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।